पावर ऑफ अटॉर्नी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने समस्त या कुछ अधिकारों को दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरा व्यक्ति उन अधिकारों को उसके स्थान पर प्रयोग करता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे दी जाती है, कौन ले सकता है और क्या है इसका पूरा प्रोसेस, आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो एडवोकेट हो। जरूरी यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो विश्वसनीय हो और आपका करीबी हो। अब बात यह आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कौन दे सकता है। तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है और ले सकता है। अब बात यह आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब दी जाती है और किन परिस्थितियों में दी जाती है। तो दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो जॉब कर रहा हो, उसे लीव न मिल रही हो, छुट्टी न मिल रही हो, अवकाश न मिल रहा हो और उसका कोई काम ऐसा है, कोर्ट केस ऐसा है जहां उसे पहुंचना आवश्यक है या किसी डील के पर्पज से पहुंचना आवश्यक है या सेल करना या परचेज करने के लिए। ये कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति अगर नहीं उपस्थित है तो वो अपने प्लेस पे अपने प्रतिनिधि को उपस्थित करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। या फिर व्यक्ति वृद्ध है, चल फिर नहीं सकता है और उसके समस्त कार्यों को करने के लिए किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, चल फिर नहीं सकता है, उसे भी एक प्रतिनिधि की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है ऐसे व्यक्ति को जो उसका हितैषी होता है, करीबी होता है और जिस पर उसका पूरा ट्रस्ट होता है कि अमुक व्यक्ति जा करके हमारे प्लेस पे हमारे अधिकारों का प्रयोग करेगा। किंतु मित्रों, आवश्यक ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी यदि बीमार व्यक्ति दे रहा है या वृद्ध व्यक्ति दे रहा है तो उसका मानसिक संतुलन सही होना अनिवार्य है, यानी वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब अगली बात ये आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्यों को देखते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या अंतर है, अब उसे डिस्कस करते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके प्लेस पे सेल किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, कोर्ट केस देखने के लिए या किसी डील को फाइनल करने के लिए, ईटीसी कई कारणों से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो किसी स्पेशल वर्क के लिए दी जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है और उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, गाड़ियां उसकी पूरे भारत में चलती हैं और उसकी कोई गाड़ी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और कोई गाड़ी यूपी में एमवी एक्ट के तहत सीज कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में वो प्रत्येक स्थान पे स्वयं पहुंचकर गाड़ी को रिलीज नहीं करवा सकता, वो किसी अपने स्पेशल एजेंट को भेज करके जिसे अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देगा उस गाड़ी को रिलीज करवाता है। यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी स्पेशल कार्य के लिए दी जाती है और जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो जाता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो जाती है। अब बात ये आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता कितनी होती है, यानी कि ये कितने समय के लिए होती है। तो मित्रों, पावर ऑफ अटॉर्नी जो स्पेशल होती है वो तो वर्क कंप्लीट समाप्त हो जाती है, लेकिन जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है अगर उसमें टाइम लिमिट है तो उस टाइम के बाद समाप्त हो जाएगी। यदि टाइम लिमिट नहीं है तो प्रिंसिपल किसे कहा गया है, प्रिंसिपल उसे कहते हैं जो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, एजेंट उसे कहते हैं जो पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है। तो प्रिंसिपल जो है वो उसे कैंसिल करवा सकता है,
नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद उसे कैंसिल करवा सकता है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी अखंडनीय है, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी इरोकेबल है, अखंडनीय है, तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में स्पेशल केस द्वारा उसे भी निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पति और पत्नी के बीच में पावर ऑफ अटॉर्नी ली गई है तो और उनके बीच में तलाक हो जाता है तो भी वो वैध नहीं रहती है, समाप्त हो जाती है। यदि प्रिंसिपल या एजेंट में से कोई मर जाता है तो भी पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो जाती है। लेकिन चाहिए ये कि किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी को आपको ड्यूरेबल बनाना चाहिए। एक टाइम तक वो वैध रहेगी, उसके बाद वो अवैध हो जाएगी, वो वैध नहीं रह जाएगी। तो ड्यूरेबल बनाना बहुत आवश्यक होता है पावर ऑफ अटॉर्नी को। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड किया जाना नितांत आवश्यक है, खासकर ऐसे मामलों में जो अचल संपत्ति से जुड़े होते हैं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न ये आता है, अगली बात ये आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते कैसे हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का एक प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसको संशोधित करके अपने अकॉर्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। दोस्तों ये रहा पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके पश्चात इसमें संशोधन करते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी लिख सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में व्यक्ति कितने अधिकार दे सकता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी में आदमी उतने ही अधिकार दे सकता है जितने उसके पास मौजूद होते हैं, उससे अधिक अधिकार वो नहीं दे सकता। जितने अधिकार उसके पास है बस उतने ही अधिकार वो दे सकता है। इसके अतिरिक्त लास्ट में एक बात और मैं कहूंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल लीगल रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी को अपने किसी करीबी को, अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति को ही देना चाहिए ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। दोस्तों आशा है आज का टॉपिक आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।